देखिए, अवैध कब्जा, इस कानून का हो रहा है गलत इस्तेमाल। अवैध कब्जाधारी भूमाफिया को मिल रहा है इसका फायदा भाई, समझ रहे हो। और देखो, आज हम ऐसी ही धारा के बारे में, इस ऐसे कानून के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एक ऐसा पोजीशन है, वो ऐसे कब्जे को संरक्षण देता है जो अवैध है। और ज्यादा लंबा पोजीशन नहीं चाहिए भाई, समझ रहे हो। देखो, केवल 2 माह का पोजीशन है, भले ही वह वैध हो या अवैध हो। न किसी रजिस्ट्री की जरूरत है, न किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है जिससे आपका टाइटल आपको दिखाना हो। कुछ आपको टाइटल वगैरह शो करना नहीं है, समझ रहे हो। देखो, इसके लिए केवल पोजीशन दिखाना है। पोजीशन कैसा भी, वैध हो अवैध हो, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। धारा जो है केवल आपको 2 महीने का लगातार जो है पोजीशन दिखाना है, बस। अब देखो, आपको संरक्षण मिलेगा इस धारा के अंतर्गत या इस कानून के अंतर्गत, चाहे वो शहर की प्रॉपर्टी हो या गांव की प्रॉपर्टी हो, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। आगे देखिए, अगर आपका पोजीशन है, भले ही आपके पास टाइटल के संबंध में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल पोजीशन दिखाया जाएगा। और पोजीशन अगर आपके पास है 2 महीने से ज्यादा, अगर बस आपका अधिकार है, तो आप, ये धारा कहता है कि आपका अधिकार, आपका पोजीशन बनाए रखिए। देखिए, यहाँ पे आपने जो टाइटल में देखा बिल्कुल 100% सही था। पूरी तरीके से समझेंगे, 1-2 ग्राउंड समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूरी धारा हम पूरे क्लोज में, जितने भी क्लोज है सब समझाएंगे, केस लॉ भी आप लोग को बताएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पर होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है। और इसके अलावा जो भी अनुभव की चीजें, जो हमारे कमेंट्स में हमने अनुभव किया है, कोर्ट के सामने, जज के सामने, समझ रहे हो, सामने मतलब कि समक्ष जो हुआ है, एक्सपीरियंस है कोर्ट की तरफ से, क्या क्या एविडेंस देखे गए हैं इस तरह के मैटर में, इस तरह के पोजीशन में, क्या क्या सबूत देखे जाते हैं, एविडेंस देखे जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बाद में जो है आप लोग सवाल करेंगे तो कि अगर ऐसा होता फिर डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे हम पोजीशन दिखा सके, समझ रहे हो। देखिए, वो भी हम बताएंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए जिससे आपका इसके अंतर्गत पोजीशन दिखा सके। और कब्जा वैध हो अवैध है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैध कब्जे के लिए तो बहुत सारे धाराएं हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे लॉ हैं जो कि वैध कब्जे को संरक्षण देते हैं, समझ रहे हो। अगर यह स्पेशल सेक्शन ऐसा है जो अवैध कब्जे को संरक्षण देता है, जो यह धारा बनाई गई है उसका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि अवैध कब्जाधारी को संरक्षण दे, समझ रहे हो। उद्देश्य यह नहीं था, मगर इमरजेंसी कंडीशन कुछ ऐसी होती है, समझ रहे हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि कब्जेधारी को संरक्षण देना पड़ता है। और देखिए, तो ये नहीं देखता कि क्योंकि इतना समय होता है टाइटल साबित करने के लिए, सिविल कोर्ट में आपको जानकारी कितना समय लग सकता है, समझ रहे हो। बड़ा जो है अनलिमिटेड समय लगता है इसमें टाइटल को साबित करने के लिए। और देखिए, कभी कभी तो लोगों को जिंदगियां भी निकल जाती है टाइटल साबित करने में। तो ऐसी कंडीशन है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें केवल आपको पोजीशन ही दिखाना है, कोई सेल डीड नहीं दिखाना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है। पूरा समझाएंगे भाई, देख सकते हो इतने इतने केसेस हमारे पास है। देखिए, अगर इसके अंतर्गत कुछ लोग इतना लूप होल में हो जाता है कि इस सेक्शन को, जो पहुंच वाले लोग हैं जिनकी पहुंच है, वह कभी कभी इस सेक्शन का बड़ा दुरुपयोग भी करता है, समझ रहे हो। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बताने का, अब हम जो आपको बता रहे हैं आप इसका दुरुपयोग करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, अगर कुछ लोग करते हैं तो आपके खिलाफ अगर कोई ऐसी घटनाएं हैं, कोई मतलब कि जमीनी विवाद आपके हैं, अगर आपके रिश्तेदार के साथ में, क्योंकि आजकल ये जमीनी विवाद बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर आप खुद नहीं तो दूसरा का पक्ष जो है आपके खिलाफ क्या क्या सेक्शन, क्या क्या कानून का यूज कर रहा है। देखिए भाई, इसकी जानकारी कम से कम आपको होनी चाहिए। आइए पूरी क्लोज सारा चीज हम समझाएंगे, पूरा क्लोज बाय क्लोज अब देखते हैं। क्लोज 1 से लेकर के क्लोज 10 तक इस सेक्शन के बारे में पूरी तरीके से देखते हैं। सेक्शन 164 164 BNSS, इसको देखते हैं। देखिए, BNS 164 धारा, ये अब का धारा क्लोज 1 क्या कहता है, BNS का सेक्शन 164 क्लोज 1 क्या बोलता है। देखिए, क्लोज 1 ये कहता है कि कोई भी एजुकेटिव, चाहे मजिस्ट्रेट हो,
चाहे वो डीएम हो सकता है, चाहे वो एसडीएम हो सकता है, कोई भी एजुकेटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, कोई भी। उसके बाद देखिए, जिसका राज्य सरकार इस नियमित भेज सके, इस नियमित पावर को दे सके। अब एजुकेटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट ऐसा मजिस्ट्रेट होता है जिसको जुडिशियल पावर रहती है, समझ रहे हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उसको मिलता है। अब देखिए, क्योंकि जो भी एसडीएम है, जो भी डीएम है, इस तरह के जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जो होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो होती ही है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होते हैं वो अगर कुछ पावर उनको जुडिशियल भी दी जाती है, जुडिशियल पावर भी उनके पास होता है डीएम एसडीएम को। तो इमरजेंसी पावर उनको आप बोल सकते हैं एक तरह से, तो इमरजेंसी में आपातकालीन पावर हो गया। तो देखो, जुडिशियल पावर भी दी जाती है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट एजुकेटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, और ऐसे मजिस्ट्रेट को यह धारा शक्ति प्रदान करती है, आप इमरजेंसी कंडीशन में ये पावर का यूज कर सकते हो, डीएम एसपी ये सबको पावर दी जाती है, समझ रहे हो। और साथ ही साथ जो है आपका एसडीएम है ना, इमरजेंसी में ये सब उनको पावर मिलता है। और देखिए, तो क्लाउज 1 ये कहता है कि कोई एजुकेटिव हो, मजिस्ट्रेट हो, चाहे राज्य सरकार हो, इस नियमित को भेज सके। इसके क्षेत्राधिकार में अगर सूचना मिली, चाहे वो सूचना किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा हो या अन्य किसी माध्यम से भी मिला हो, किसी भी तरीके से उसको सूचना मिली कि उसके क्षेत्राधिकार में किसी संपत्ति के संबंध में, संपत्ति दो तरह की, पहली जमीन, दूसरी जल, दो तरह की संपत्तियों के संबंध में कोई शांति भंग होने की संभावना हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जब ऐसी एजुकेटिव मजिस्ट्रेट को मिली, तो वो क्या करेगा, संबंधित व्यक्तियों को नोटिस पहले करेगा, पहले नोटिस भेजेगा। जिन व्यक्तियों की संभावना है कि वह व्यक्ति संपत्ति के संबंध में शांति भंग कर रहा है, समझ रहे, भंग कर सकता है, दंगा फसाद कर सकता है, लड़ाई दंगा फैला सकता है, तो देखो गोली चल सकती है, लाठी चल सकती है, और किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, घायल हो सकता है, क्षति हो सकती है, या जो आम नागरिक है उस एरिया का, उस क्षेत्र को, जनता को, उसको क्षति हो सकती है किसी भी तरह की, समझ रहे होते। ऐसे कंडीशन में रोकने के लिए यह धारा देती है मजिस्ट्रेट को, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट को, वह तुरंत एक्शन ले सके, क्योंकि कोई दंगा हो गया, कुछ भी अनहोनी हो गई, घटना हो गई, जिम्मेदारी किसकी है, प्रशासन की है। अब देखिए, तो प्रशासन को ऐसी पावर देना बहुत जरूरी था। कानून जो है निर्माताओं का उद्देश्य है यह नहीं कि इस धारा का मिसयूज हो, समझ रहे हो, इस धारा का दुरुपयोग हो, इस धारा का सदुपयोग कहां से हो, कैसी कंडीशन में, क्या कब इस धारा का प्रयोग किया जाए, देखिए कब किया जाए, यह उद्देश्य है। वह अलग बात है कि कुछ लोग इसका मिसयूज करता है। देखिए, अब इस चीज की जानकारी तभी होती है जब प्रैक्टिकल में इस तरह की चीजें, इस तरह की जो डिस्प्यूट है सामने आते हैं, वो प्रैक्टिकली वाली चीजें पर अलग होती है। देखिए, और थ्योरी वाली चीजें अलग होती है। थ्योरी आपने पढ़ाई की ही होगी, किताबें पढ़ी होगी, ज्ञान ली होगी, देखिए उससे इस तरह की चीजें पता नहीं चलती है। यह धारा में अगर कार्रवाई होगी तो इसमें कुछ लोग इस तरह के भी मिसयूज करेंगे। और जो धारा इसका क्लोज 1 है, जो यह कहता है कि जो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट है वो नोटिस करेगा कि अपना इस संबंध में जवाब दे, ठीक है। तो जो भी संबंधित पक्षकार है, जिन व्यक्तियों का नाम उसको दिया गया है, सूचनाएं दी गई है, तो उनके लिए आदेश जारी करेगा, नोटिस जारी करेगा कि आप जवाब दें इसके बारे में, आपका क्या कहना है, आपके ऊपर यह आरोप है, समझ रहे, आपके द्वारा दंगा फसाद किया जा सकता है, शांति भंग किया जा सकता है। क्लोज 1 में यह बताया गया, इतनी चीजें जो अभी हम बताएं क्लोज 1 में। अब क्लोज 2 क्या कहता है वो समझिए। क्लोज 2 कहता है केवल जमीन या जल ही नहीं, इसके साथ में उसके जो भी कुछ लाभ है, जो ऐसी संपत्ति, कोई भी लाभ मिलता है, कोई भी किराया मिलता है, कोई भी फसल मिलती है, या कोई मत्स्य पालन वगैरह मछली पालन होता है तो उसका लाभ मिलता है, तो उसके लाभ से संबंधित कोई भी अगर डिस्प्यूट हो सकता है, तो देखिए जमीन और जल के संबंध में होती है, तो उसका लाभ का डिस्प्यूट भी हो सकता है। देखिए वह भी इस धारा में शामिल होगा, और जो है ये क्लोज 2 कहलाता है, समझ रहे हो। क्लोज 2 भी बता दिया। क्लोज 3 समझिए। क्लोज 3 क्या कहता है, नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस के बारे में, एक नोटिस की कॉपी उससे डिस्प्यूटेड लैंड है, ठीक है, डिस्प्यूटेड लैंड है और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उस पर चपसा, जो मतलब कि क्या होगा, वहां पर चिपका दी जाएगी, ठीक है, चिपका दी जाएगी, और ये क्लोज 3 कहलाता है, ठीक है। क्लोज 4 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है,
समझिए, क्लोज 4 और क्लोज 3 हमने बता दिया। क्लोज 4 जो है प्रवाह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लोज 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक करके आप सारी चीज को समझिए ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत यहां पर नहीं हो। देखिए यहां पे क्या है, तो क्लोज 4 क्या कहता है वो समझ लीजिए पहले। जब भी मजिस्ट्रेट के सामने एविडेंस पेश किया जाए, जो संबंधित पक्षकार होंगे वो अपना एविडेंस रखेंगे और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या होगी, यह सब सेक्शन जो 4 कहता है। देखिए मजिस्ट्रेट की ड्यूटी ये होगी, वह जो उपधारा के अंतर्गत, उपधारा 1 के अंतर्गत जो आदेश जारी किया गया, उस आदेश के समय पोजीशन किसका था, यह पोजीशन देखा जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। यह पोजीशन एविडेंस होगा, केवल वो देखा जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन वैध था अवैध था इसको देखना ही नहीं है, स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाएगा कि गुण दोष के बारे में नहीं देखना है मजिस्ट्रेट को। यह उपधारा स्पेसिफिक इसमें जो है कहा गया, ये चीजें केवल इतना देखा गया पोजीशन था। ठीक है, पोजीशन था। तो कब पोजीशन था, उस समय जबकि क्लोज 1 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया, आदेश जारी किया गया संबंधित व्यक्तियों के लिए। उस समय पोजीशन किसी व्यक्ति का था, उस जमीन पे उस प्रॉपर्टी पे जो है टाइटल के बारे में कोई सुनवाई नहीं करेगा भाई, समझ रहे हो। तो अब इसका परंतु क्या कहता है, परंतु देखिए ये कहता है अगर 2 महीने के अंदर जो क्लोज 1 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया उसमें 2 महीने पहले की जो समय अवधि है उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को जबरन हटाया गया है, ठीक है, किसी व्यक्ति को जबरन हटा दिया, किसी के द्वारा उसको हटाया गया, तो उसके कब्जे के बारे में अपना सर्टिफिकेशन करेगा वास्तव में कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 महीने के अंदर इस प्रॉपर्टी से जबरदस्ती हटाया गया, समझ रहे हो। और जिसको हटाया गया उसके बारे में ये नहीं देखा कि उसका पोजीशन वैध था या अवैध था, केवल पोजीशन देखेगा, वैध अवैध तो कहीं बात ही नहीं है, बस केवल पोजीशन देखना है। अब देखिए, तो अगर ऐसी कोई व्यक्ति है जो धारा 4 परंतु कहता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको 2 महीने के अंदर इस धारा के अंतर्गत आदेश जारी किया गया, 2 महीने के अंदर जबरदस्ती हटाया गया, तो उसके बारे में भी एविडेंस लेगा, इसके बारे में भी अपना सर्टिफिकेशन करेगा, समझ रहे हो। और देखो सर्टिफिकेशन करने वाला क्लोज 4 में भी ये स्पष्ट कह सकता है कि जो मजिस्ट्रेट अपना सर्टिफिकेशन करेगा उस कब्जे के बारे में करेगा, टाइटल के बारे में, गुण दोष के बारे में नहीं करेगा। अब देखिए इसके बाद क्लोज 5 क्या कहता है, क्लोज 5 कहता है अगर बाद में कोई व्यक्ति ये साबित कर देता है कि ऐसी कोई शांति भंग की संभावना नहीं है, यह सूचना मिली है आपको सही नहीं है, जिसमें मजिस्ट्रेट को यह सर्टिफिकेशन हो जाता है, तो कई ऐसी बात नहीं है, कोई संभावना नहीं है, तो वो आदेश जारी किया था क्लोज 1 के अंतर्गत, जो आदेश जारी किया गया था उसको वापस ले सकता है, क्लोज 5 ये कहता है। ठीक है, अब क्लोज 6 बड़ा ही इंपोर्टेंट है। देखो इसमें क्या कहता है, जो क्लोज 4 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट ने अपना जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन किया था कब्जे के बारे में, टाइटल का कहीं मतलब नहीं है, कब्जे के बारे में चाहे वो वैध हो या अवैध हो। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अवैध कब्जा भी संरक्षण होती है। वैध के लिए तो बहुत सारे कानून है और ये भी देती है कि वैध के लिए भी कानून है, वैध को तो संरक्षण मिलता ही है, मगर यह धारा ऐसी है कि अगर पोजीशन अवैध भी है तो भी संरक्षण है भाई, समझ रहे हो। और बहुत लंबा पोजीशन नहीं दिखता है, 2 महीने का मात्र पोजीशन दिखना है और टाइटल का तो कोई डॉक्यूमेंट देखना ही नहीं है, समझ रहे हो। और आपका मालिकाना हक है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। क्लोज 6 जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, समझ रहे हो भाई। तो ये चीजें हैं और आप लोगों को यहां पर देखिए ये चीजें समझना है। क्लोज 6 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट ने सर्टिफिकेशन किया था और क्लोज 4 ये के अंतर्गत 2 तरह का सर्टिफिकेशन किया गया। उसमें पहला जो सर्टिफिकेशन किया गया क्लोज 1 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया और उस समय किसी व्यक्ति का कब्जा था। दूसरा सर्टिफिकेशन किया गया, उस आदेश को जारी किया गया, उस आदेश से 2 महीने पहले किसी व्यक्ति को जबरन हटाया गया, समझ रहे, जबरन हटाया तो नहीं गया। ये दूसरा सर्टिफिकेशन, 2 तरह का सर्टिफिकेशन उसने क्लोज 4 के अंतर्गत किया था। ठीक है, अब क्लोज 6 पोजीशन दिलाने की बात करता है। मजिस्ट्रेट या तो उस व्यक्ति का पोजीशन को दिलाएगा जो उस समय कब्जे में था, जो क्लोज 1 का जो आदेश जारी किया गया उस समय कब्जे में था वो, समझ रहे हो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 महीने के अंदर जबरन हटाया गया, जैसा कि क्लोज 4 का कहा गया था, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 महीने के अंदर हटाया गया, जबरन उस व्यक्ति को पोजीशन नहीं दिलाया गया, जो बाद वाला क्लोज 1 का आदेश है उस तारीख को पोजीशन में है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को पोजीशन नहीं देगा। फिर उस व्यक्ति को पोजीशन देगा जो 2 महीने की अवधि के जबरन हटाया गया।
अवैध पोजीशन, चाहे वो बाद वाले व्यक्ति का हो या पहले वाले व्यक्ति का हो। समझ रहे हो, मजिस्ट्रेट को देखना नहीं है, ये क्लोज 6 इस बात को बताता है। तो ये समझ लीजिए, जो सेक्शन के बारे में हम बता रहे हैं, कहीं भी यह नहीं बताना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं बताने की, कोई भी आप ऐसा अवैध काम मत कीजिएगा। समझ रहे हो, और अवैध कब्जा करिएगा तो कोई ऐसा अवैध काम मत कीजिएगा, ये हमारा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है, हमारा केवल लॉ के बारे में आप लोगों को बताना है। तो मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं। मान चलिए आप लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, मगर कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में जो जबरदस्ती किसी न किसी को परेशान करता है और वो आपके खिलाफ में कहीं ना कोई परिस्थिति ला देता है। ऐसे व्यक्ति जिस तरह के काम में उसको अच्छा लगता है करने में, अवैध का काम करने में बहुत ज्यादा रुचि लेता है, तो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं समाज में। आप जितने भी सज्जन हो, उन सभी व्यक्ति, जबरदस्ती आपको कोई परेशान करेगा तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आप वकील के पास ही आना आपको पड़ेगा। समझ रहे हो, और आपको कानून की शरण में ही आना पड़ेगा, और सहन करने की एक लिमिट होती है, आपको अंतिम रूप से कानून के पास, कानून की शरण में आना होगा। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, मान लो किसी कोई बीमारी से, तभी डॉक्टर के पास उसको आना पड़ता है। हंसी खुशी में आदमी बढ़िया है, स्वस्थ है, तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, ठीक है, यही कंडीशन वकील की है। तो हम लोगों का यही काम है, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई, कोई व्यक्ति बदमाशी कर रहा है, इस तरह की आपकी जानकारी में होनी चाहिए। इस धारा में हमारे खिलाफ ये हो सकता है, इस धारा का दूसरा व्यक्ति जो है सहारा ले सकता है। समझ रहे हो, तो यहां पर ये चीजें हो जाता है। तो इस धारा का जो कमियां, इस धारा का जो साइड इफेक्ट है, इस धारा का जो लूप है, होल है, उनका सहारा लेकर के अवैध जो गतिविधियां हमारे खिलाफ करता है। समझ रहे हो, और उसके बारे में एविडेंस की हम बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट वह दे सकता है। देखिए, आपके खिलाफ में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का करता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या सबूत चाहिए, ये भी आपको हम बताएंगे। देखिए, केवल धारा पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, धारा की लैंग्वेज को भी समझना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार एकदम से मैं क्लियर समझ लीजिए, जो क्लोज 4 है इस धारा को, क्लोज 6 है उसको क्लियर आपको जानना जरूरी है। आप उदाहरण के तौर पर इस तरह के समझ सकते हो, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। जो व्यक्ति है उसका उस समय पोजीशन था उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है, किस समय, जब उपधारा ए के अंतर्गत एजुकेटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश जारी किया गया, नोटिस, ठीक है, और मान चलिए कि वो आदेश 1 जनवरी को किया गया, मान लेते हैं, तो उस समय ए व्यक्ति का कब्जा था, मगर एक दूसरा व्यक्ति जो है उसको 1 दिसंबर यानी कि 1 महीना पहले बी व्यक्ति को ए के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है, ए के द्वारा जबरन कब्जे से जो है उसको हटा दिया गया। अब देखिए, वह 2 महीने एक ही है, मगर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब मजिस्ट्रेट को यह देखना है कि बी व्यक्ति हटाया गया है, 1 महीना पहले कब्जा उसी को मिलेगा जिसको हटाया गया था, जबरदस्ती वही कब्जेदार इस धारा के अंतर्गत माना जाएगा। देखिए, हालांकि कब्जा साबित करना पड़ेगा, वो भी बताएंगे कैसे साबित होता है। देखिए क्या क्या हो सकता है, कब्जा साबित करने के लिए क्या क्या टाइटल साबित करना होगा। कब्जा साबित करना 2 अलग अलग चीजें हैं, देखिए, और टाइटल की बात नहीं करती है, धारा केवल कब्जे की बात करती है, और वह भी हम आपको समझाएंगे, ये सारी चीजें बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है। देखिए, कब्जे के लिए क्लोज 7, देखो, वारिसों के संबंध में अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के संबंध में अगर ऐसी कोई व्यक्ति मर जाता है, जो कब्जेदार था, जो प्रॉपर्टी पे कब्जेदार था, मान लो किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके वारिसों को प्रॉपर्टी बना दिया जाएगा, ये क्लोज 7 कहता है, ठीक है। और क्लोज 8 ये कहता है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई ऐसी व्यक्ति है जो है खराब हो सकता है, जो नष्ट हो सकता है, जैसे कोई फसल हो सकता है, कोई उपज हो सकती है, कोई लाभकारी वस्तु हो सकती है, तो उस प्रॉपर्टी की कोई आय भी हो सकती है, उस प्रॉपर्टी से ऐसी कोई भी वस्तु जो उसको सेल कर सकता है, अगर उसको लगता है कि इसको सेल करना जरूरी है, तो अगर उसको सेल करना नहीं समझा जाता है तो उसको किसी भी कस्टडी में दे सकता है, या क्लोज 8 कहता है, ठीक है। इसके संबंध में और भी समझ लीजिए केस लॉ, क्योंकि मेन क्लोज हमने आपको पूरी तरीके से धारा सारांश में हमने आपको समझाया है, ठीक है। इसके बाद जो भी कोर्ट के डिसीजन, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हो, उसके डिसीजन आप लोग नोट कर लीजिए। दो जजमेंट आपको नोट करना बहुत जरूरी है। समझिए भाई, देखो वीडियो लॉन्ग होगा, जानकारी मिलेगा पूरी तरीके से, आपके साथ कभी भी कोई भी गलत जो है नहीं कर पाएगा। ये समझिए, कानून की अगर जानकारी आपको रहेगी तो पूरी जानकारी आज का वीडियो में हम दे रहे हैं। हम लोग लॉ की पढ़ाई की है। देखिए, पहला जजमेंट इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का होता है, ये सन 2000 का है,
अमरीश तिवारी वर्सेस लालता प्रसाद दुबे। लालता प्रसाद दुबे और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। और दूसरा एक और जजमेंट है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का है। दोनों जजमेंट एक साथ आप नोट कर सकते हो। इंदिरा कौशिक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एंड साथ में आप नोट कर लीजिए इंदिरा कौशिक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट है, 2019 का जजमेंट है। दो हमने आपको बताया, तो ये जजमेंट आप पढ़ेंगे, इसमें आपको देखेंगे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इनमें जो है मतलब सेक्शंस की बात की गई है, वो सेक्शन है 145 145 और 146 की बात की गई है, क्योंकि उस सेक्शन में 145 और 146 की जो सीआरपीसी के थे अब बीएनएस में आ गया है। ठीक है, बदल गया है, तो बीएनएस में सेक्शन 164 हो गया है और 165 हो चुका है। तो वही सेक्शन, वही धाराएं आप मान लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन मत कीजिए इसके संबंध में। देखिए, ये तो डिसीजन है, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही डायरेक्शन दिए हैं। एजुकेटिव मजिस्ट्रेट के लिए आप इस धारा का जो है मिसयूज मत होने दीजिए। समझ रहे हो, केवल इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज आप कर सकते हो। और देखो, अगर सिविल कोर्ट के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सिविल कोर्ट के द्वारा कोई भी डिसीजन हो जाता है ऐसी प्रॉपर्टी के संबंध में, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड या कोई भी डिसीजन अगर हो जाता है, तो आपको जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उस डिसीजन के आधार पे आप जो है पोजीशन दीजिए जिस व्यक्ति को देना है। अगर सिविल कोर्ट में से कोई भी डिसीजन आ चुका है, आपको टांग नहीं अड़ानी है। समझ रहे हो, और फिर भी जो डिसीजन हुआ है सिविल कोर्ट, उसके आधार पर आप दीजिए। समझ रहे हो, पोजीशन। और ये डायरेक्शन है, इसमें हाई कोर्ट के डायरेक्शन है। और इमरजेंसी जो है कंडीशन के लिए भी और भी सेक्शंस जो है बीएनएसएस में इनको कहा गया, आप सहारा ले सकते हो। और देखो, सहारा ले सकते हो, उस व्यक्ति को आप निरुद्ध कर सकते हो कुछ समय के लिए, इस तरह की पावर भी है। इस तरह के धारा यूज बहुत इमरजेंसी में होता है। आप जब भी बिल्कुल दंगा फसाद होने की संभावना, तभी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और जनरल में इस धारा का यूज नहीं होता है। यह स्पष्ट निर्देश दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि आपको कोर्ट के सामने ऐसी कंडीशन आई ना, इसका कितना मिसयूज हो रहा है, तो यह डायरेक्शन जो है बाद में होगा। समझ रहे हो, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि टाइटल देखना नहीं है मजिस्ट्रेट को, सेल डीड में हमें दिखाएंगे नहीं, दिखी जाएगी। हम टाइटल दिखाएंगे तो नहीं देखी जाएगी। देखिए, इस धारा में अगर आखिरी देखना क्या है, तो ये चीज समझिए, क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो मजिस्ट्रेट इस धारा के अंतर्गत स्वीकार करेगा। किसके बारे में जो है, पोजीशन के बारे में, केवल पोजीशन वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, और वेद अवेद, बार बार मैं बता रहा हूं, वेद अवेद कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, केवल पोजीशन। अब इसमें डॉक्यूमेंट के पहले डॉक्यूमेंट में देखा जाएगा, सबसे पहला यह देखा जाएगा मजिस्ट्रेट जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं आसपास में रहते हैं, उस जमीन के आसपास से उनके बयान रिकॉर्ड कर सकता है, उसके बयान लिया जाएगा, वहां का मुआयना कर सकता है, जाके मजिस्ट्रेट उनके बयान को रिकॉर्ड करेगा। आप ऐसी स्थिति में व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने, साहब इसका आप बयान लीजिए, जो व्यक्ति कह रहा है ये हम उनके फेवर को सबूत लाए हैं। समझ रहे, ये सबसे पहला काम होगा, ये चीजें की जाएगी। अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो ये भी चीजें यहां पर होगी। उसके बाद देखिए, इसका आप बयान लीजिए, देखिए कि हवा में कोई चीज तो नहीं है भाई, हवा हवाई तो बात नहीं हो रही है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। पोजीशन भी साबित करना होगा, तो आपको प्रूफ तो करना ही होगा, डॉक्यूमेंट एविडेंस, और उसके बाद में गवाहों को एविडेंस भी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट हम बताएंगे क्या क्या चाहिए। देखिए, पहले गवाह को समझ लीजिए, तो गवाह आप पेश करिएगा, जो भी व्यक्ति रहने वाले हो, जिनको पता है वह कहेंगे आकर के, वह अपना बयान देंगे, वह अपना एफिडेविट भी दे सकते हैं कि यह फलना फलना व्यक्ति है, इस जमीन पे इतने दिनों से हमने देखा है, इतने दिनों से यहां रहता है और ये काम कर रहा है। समझ रहे हो, और इसके पोजीशन में जमीन या कोई भी प्रॉपर्टी, तो ये बयान की बात हो गई। सबसे बड़ा एविडेंस इस धारा के अंतर्गत है, और सबसे पहला एविडेंस जो है ये माना जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं, मान लीजिए आप उस प्रॉपर्टी पर जो है कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या रह रहे हैं, कुछ भी करते हो आपने, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे कोई सेटअप भी आपने बनाया, कोई भी निर्माण का कार्य किया आपने, ठीक है, तो आप उस निर्माण के लिए कोई जमीन खरीद के लाए होंगे, मतलब उस सामान पे जो है उस प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा, अपना नाम होगा, चाहे वो आप रसीद होगा, कुछ भी आप दिखा सकते हो। ऐसा नहीं कि सरकारी डॉक्यूमेंट ही देखा जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट भी देखते हैं। हमारे ये डॉक्यूमेंट देखिए, हमने यह सेटअप किया था, इसके सामान को हम इसके लिए खरीद कर लाए थे, वहां से जो है लाए थे, यहाँ जहां से लाए थे उस दुकान का नाम, उस अथॉरिटी का नाम, सारे चीज वहां पे देंगे आप। और जिसके लिए आप लाए थे, जिस जगह के लिए लाए थे, हम उसका एड्रेस हमारे पास है, हमारा नाम भी है, प्रूव हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई डाक आपकी आई हो उस एड्रेस पे जो है कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड हो, कोई एड्रेस आपने लिया हो, अपना नाम दिया हो, या उसके नाम पर से कोई एड्रेस प्रूफ, कोई भी डाक लाई हो, कोरियर आया हो, या तो कोई एविडेंस है जिसकी रसीद आपको मिला हो। समझ रहे हो? ये चीजें, बिजली कनेक्शन हो सकता है, गैस कनेक्शन हो सकता है, पानी कनेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो एविडेंस पर आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है हर चीज को, चाहे वो डाक हो, कुरियर हो, अब तो ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, कभी भी आप निकलवा सकते हो, कोई भी एविडेंस इसको कोर्ट मान लेगा। ठीक है। ये मत समझिए कि कोई सरकारी डॉक्यूमेंट ही कोर्ट देखेगी, नहीं, इस तरह के डॉक्यूमेंट भी देखे जाते हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट हो सकता है एविडेंस में, जैसे मान लीजिए कोई परमिशन आपने ली है किसी अथॉरिटी से या कहीं से भी, सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था से, कोई भी परमिशन आपने ली, कोई भी काम करने, कोई भी जॉब करने की, उस जमीन पे, उस प्रॉपर्टी पे डिस्ट्रीब्यूटेड इस धारा के अंतर्गत वो आप एविडेंस दे सकते हो। समझ रहे हो? और देखिए, हमने तो परमिशन ली और इस परमिशन के तहत हम इस प्रॉपर्टी पर काम कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी, इस परमिशन पर, यहाँ पर एड्रेस है, इस एड्रेस पे, और ये हमारा नाम है, इस तरह का आप एविडेंस दे सकते हो। ये भी एविडेंस हो सकता है। तो आप समझ लीजिए, एविडेंस देना ही पड़ेगा। बेगर एविडेंस के हवा में तो मजिस्ट्रेट काम करेगा नहीं भाई। ठीक है। अब तो हमने कह दिया हमारा पोजीशन है 2 महीने से ज्यादा का पोजीशन है, 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, साल भर से हमारा इस प्रॉपर्टी पर पोजीशन है। ठीक है। हमने कह दिया, मजिस्ट्रेट मान लेगा? नहीं भाई, प्रूफ देना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो है, जो पावर है उसका यूज तो होगा, मगर उसके बाद उसका जो ऑर्डर होगा उसका रिवीजन भी होता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट भी इस जो है इस चीज को जानता है, क्योंकि बदमाशी मैंने करी है बेगर किसी एविडेंस के, तो मैंने आदेश कर दिया भाई। तो ये चीजें हैं। और देखिए, तो मेरे आदेश का रिवीजन होगा। हाई कोर्ट में भी जो है यहाँ पर डिविजनल पावर होती है। ठीक है, डिविजनल पावर हाई कोर्ट की है। हालांकि ये सब सेक्शन, इसका जो 5 है इस धारा का 164, जो सब सेक्शन 5 है, क्लाउज 5 है, वो ये कहता है एजुकेटिव मजिस्ट्रेट का जो आदेश होगा वो अंतिम आदेश होगा। ठीक है। और इसका मतलब यह है कि कोई अपील नहीं होगी, एफिलेट ऑर्डर नहीं होंगे, और इस ऑर्डर की अपील नहीं होगी, अपील नहीं लाई गई, नहीं करेगी। क्यों? ये शायद धारा स्वयं कहती है अपील नहीं लायक होगा, यहाँ पर अपील के लायक होगा ही नहीं, और मगर रिविजनल लायक करेगा। ठीक है। रिविजनल हायर कोर्ट में इसका होता है। और ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, रिवीजन के अनुसार, आधार पर हम बता रहे हैं। रिवीजन हुए हैं, और रिवीजन में यह जो है आर्गुमेंट हुए हैं इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट में। समझ रहे हो? और तो रिविजनल पावर भी तो है कोर्ट को, हाई कोर्ट को, और भी मुयना करेगी इस पर। ठीक है। और रिकॉर्ड को, क्या रिकॉर्ड पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट ने आदेश किया तो किस ऑर्डर पे, किस आधार पे किया। समझ रहे हो? तो ये मजिस्ट्रेट जानता है इस चीज को। और देखिए, इसलिए हवा में तो नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो इसके लिए एविडेंस तो चाहिए भाई, एविडेंस चाहिए, तो इस तरह का एविडेंस वो दे सके। समझ रहे हो? तो भाई देखो, आज का वीडियो में हमने आप लोगों को बताया अवैध कब्जा, इस तरह के कानून का गलत इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और आपको जो है कब्जाधारी भूमाफिया लोग जो है इसमें मिलकर इस तरीके से वो फायदा उठा रहा है, कानून का गलत इस्तेमाल वो कर रहा है। आज के वीडियो में यह हमने बताया किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से आपका जमीन है वो बिना अति किए हुए जमीन को बेच रहा है, उसको पता है, और इसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है कानून का। समझ रहे हो? इसलिए वीडियो इतना लॉन्ग हुआ, बहुत जरूरी था ये वीडियो, आप लोगों को, ताकि समझ में आए कि भाई इस तरीके से कैसे बचना है। इसलिए पूरा वीडियो एक बार देख लेना, ताकि कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वीडियो लॉन्ग है तो क्या, सारा कुछ हमने बता दिया किस तरीके से अवैध वेद कब्जा का इस्तेमाल हो रहा है, कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है लोग यहाँ पर। समझ रहे हो? पूरी जानकारी सेक्शन के साथ, क्लाउज के साथ पूरा हमने बताया, यहां तक कि जजमेंट के साथ भी हमने बताया। उस जजमेंट को आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो भाई। समझ रहे हो? पूरी जानकारी हमने दिया। इसका जब पता चलेगा आपका एडवोकेट को कि इस तरह का उपयोग कर रहा है, उसके बाद भाई क्या सलूशन है वो भी हमने जजमेंट में हमने बताया है। उस जजमेंट को जब लगाओगे तो भाई सारा जो है काम वहां पर निपटा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बहुत जरूरी है। फाइल पढ़े, लोग इसी में तरह में परेशान है, कोई दूसरा दखल कब्जा कर लिया, परेशान है भाई।
सही तरीके से उसको पता नहीं उसका जमीन पर हो क्या रहा है। किसी को अगर बीमारी होता है तो उसको पता होना चाहिए कौन बीमारी है, पहले ये मालूम होगा तब जाके उसका इलाज होगा। नहीं हो पाया, पता ही नहीं चला, केस लड़ रहे कुछ नहीं होगा। समझते, ये चीजें पता होनी चाहिए। हम लोग कोर्ट में जो काम कर रहे हैं उसके एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोग को बता रहे हैं। ऐसा केसेस को देखने को मिलता है, केस को हैंडल करते हैं, बहुत तरह की बातें जो कि हमें भी सीखने के लिए मिलता है। मैं भी क्या हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं भाई, हमें भी सीख रहा हूं, लेकिन जब केस लड़ रहे पता चल रहा है ये बीमारी है, वो है, ये समझ रहे होते, ये चीजें हैं। तो आप लोग सारे लोग वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना भाई। इंस्टा को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और आप लोग लास्ट में बोलेंगे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और आप घंटी को बजा दो, घंटी को बजा के ऑल निशान पर क्लिक कर दो। धन्यवाद। इसी बात के साथ आप लोगों का कमेंट में अपना सवाल जरूर लिखना, जो भी पूछना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।